हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रविंद्राज 24x7 लर्निंग ऐप। तो रविंद्राज आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो जीएस एनसीईआरटी टेस्ट नंबर 2 डिस्कशन, ठीक है। जीएस एनसीईआरटी टेस्ट नंबर 2। तो सबसे पहले तो हम इस जीएस एनसीईआरटी टेस्ट नंबर 2 के बारे में अगर आपके हम जाने, जीएस एनसीईआरटी ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज नंबर टू किस किस एनसीईआरटी से आपके टेस्ट दिया गया है, ठीक। तो एक आपके इसमें कौन सी एनसीईआरटी है? सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ क्लास 6, पॉलिटिकल लाइफ क्लास 6 की एनसीईआरटी। और दूसरी जो आपकी एनसीईआरटी इसमें आपके यूज की गई है वो आपकी की गई है कौन सी? पॉलिटी क्लास 11, आवर कॉन्स्टिट्यूशन क्लास 11। तो इन दो एनसीईआरटी से आपके इसको क्या किया गया है, लिया गया है। इस टेस्ट के अगर हम आपके मेजर पोर्शंस देखें कि इसमें आपके क्वेश्चंस आपके कहां से पूछे गए हैं, तो बड़े ही बेसिक क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं। इसमें आपके कहां से? कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, गवर्नमेंट, ठीक है, पिलर्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक। इसके बाद में टीयर ऑफ गवर्नमेंट, ठीक। टीयर ऑफ गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट में किस तरह से आपकी संरचनाएं बनती हैं, ठीक। तो बड़े ही साधारण से क्वेश्चंस आपके इस टेस्ट में आपके पूछे गए हैं, ठीक। यानी कि आपके जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चंस हैं, इस टेस्ट का अगर हम लेवल देखें तो कंपैरेटिवली पिछले टेस्ट की तुलना में ये टेस्ट आपका इजी है। तो अब आज हम इस टेस्ट को अपने को डिस्कस करते हैं और एक एक करके इसके सारे क्वेश्चंस को हम समझने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं, ठीक है। सारे क्वेश्चंस को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो आते हैं हम अपने टेस्ट के ऊपर। तो टेस्ट के ऊपर जब हम आते हैं तो टेस्ट नंबर 2 में आपके सबसे पहले, ठीक। अब सबसे पहले अगर हम आपके देखें तो समझना, टेस्ट नंबर 2 में आपके जो सबसे पहले है आपके क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ दीज इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द आपके कॉन्स्टिट्यूशन। निम्न में से आपके कौन सा आपके कॉन्स्टिट्यूशन का फंक्शन नहीं है। तो कॉन्स्टिट्यूशन आपके होता क्या है, ये हम लोग आपके पहले भी देख चुके थे। सबसे पहले आप ये बता दीजिए चैट में, ये विजिबल है? विजिबल नहीं हो तो इसको और बड़ा करें। सबसे पहले तो ये बता दो, इज इट विजिबल? विजुअल है आपके? ये दिखाई दे रहा है आप सभी लोगों को? फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए एक बार, दिखाई और सुनाई सब दे रहा है? बोर्ड पे दिखाई दे रहा है? चलो समझना। आई होप अब दिखाई दे रहा होगा। तो सबसे पहले हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 आपके कहता है निम्न में से कौन सा फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान का कार्य नहीं है, ठीक। नॉट अ फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन अगर हम देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन आपके होता क्या है? किसी देश का आधारभूत कानून जिसके अनुसार उस देश की शासन व्यवस्था को चलाया जाता है, ठीक। यानी कि प्रिंसिपल या बेसिक लॉ ऑफ एनी कंट्री अकॉर्डिंग टू विच वी गवर्न एनी कंट्री। तो संविधान आपके है क्या? सेट ऑफ रूल्स, नियमों का समूह। तो इसमें कौन से नियम होंगे? देश को शासन के चलाने के नियम, ठीक है। इसमें आपकी शासन यानी सरकार की शक्तियां तय की गई होंगी। सरकार के द्वारा नागरिकों को क्या दिया गया है, ये इसमें तय किया गया होगा। सरकार और नागरिकों के बीच इंटरेक्शन कैसे होगा, ये इसमें आपके तय किया गया होगा, ठीक है। इसके अलावा आपके नागरिकों की कुछ साझी जो आकांक्षाएं होंगी गवर्नमेंट से, ठीक है, या नागरिकों के बीच में जिन वैल्यूज या प्रिंसिपल्स को आपके क्या करना होगा, बढ़ाना होगा, उन मूल्यों को कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया होगा, ठीक। जैसे कल्चरल प्रोटेक्शन, ठीक, जैसे कि हार्मोनी को बनाए रखना, जैसे एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, जैसे कि अपने नेशनल हेरिटेज का संरक्षण। तो ये कहीं ना कहीं संविधान में कैसे मूल्य, ये सारे मूल्य, इनका रिप्रेजेंटेशन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किया गया होगा। तो अब इसको ही अगर हम आपके अलग अलग तरीके से देख लें, ठीक, तो कौन सा संविधान का कार्य नहीं है? ये नागरिकों के अधिकार की गारंटी देता है, बिल्कुल देता है, संविधान के अंदर ही दिए गए हैं आपके,
ठीक है। ये सरकार के विभिन्न अंगों के लिए अलग अलग क्षेत्रों को चिन्हित करता है, बिल्कुल। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। लेजिस्लेटिव के लिए अलग कार्य, एग्जीक्यूटिव के लिए अलग, जुडिशरी के लिए अलग। ठीक। ये सुनिश्चित करता है कि अच्छे लोग सत्ता में आए। अब ये किसी व्यक्ति के चेहरे पर थोड़ी लिखा है कि वो अच्छा ही आदमी होगा, ये कैसे सुनिश्चित करेगा? ये तो सिर्फ आपके क्या करेगा, ये तो इलेक्शन का इंतजाम करता है। जब बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन बना इसमें तो आपके इलेक्शन लड़ने की एलिजिबिलिटी में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी आपके नहीं थी, आज भी नहीं है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो यहां आपके ये कहीं से कहीं तक सुनिश्चित नहीं कर सकता कि अच्छे लोग इलेक्शन में आपके आए। ठीक। ये कुछ साझा मूल्यों को अभिव्यक्ति देता है, बिल्कुल देता है। वे वैल्यू जो सभी नागरिकों के अंदर बढ़ाना जरूरी है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में दी जाती है, बिल्कुल दी जाती है। इसका मतलब आपके कौन सा संविधान का कार्य नहीं है? ये सी ऑप्शन, ये आपके संविधान का कार्य नहीं है। ठीक। ये संविधान का कार्य नहीं है। क्लियर हुआ? इज इट क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, चलो नेक्स्ट। सोनू भट्ट, इसका जो आपके पीडीएफ है, ये पीडीएफ मिलेगा ऐप के ऊपर। जिन लोगों ने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की है सिर्फ पीडीएफ आपके उन्हीं को मिलेगा, ये ध्यान रखना। ठीक। और जिन लोगों ने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है वो लोग जल्दी से जल्दी कर लें, ठीक है, क्योंकि आपका ये ऑफर आज समाप्त हो जाएगा, जो 99 रुपीज वाला आपके ये ऑफर था। अब आते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हुआ? आगे चले क्वेश्चन नंबर 2 समझना। बड़े ही आपके साधारण से क्वेश्चन से, सिर्फ दिमाग लगाना, समझ लोगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, अब क्वेश्चन नंबर 2 में अब आप देखना क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ये निष्कर्ष निकालने का एक अच्छा कारण है कि संविधान का अधिकार संसद की तुलना में अधिक है। बस पॉइंट इतना पकड़ो। ठीक। यानी कि आपके इनमें से कैसे पता चल रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज ग्रेटर देन पार्लियामेंट। बस सरल अर्थों में समझे तो ये कहना चाहता है संविधान पार्लियामेंट से बड़ा है, ये कैसे पता चल रहा है? संविधान पार्लियामेंट से बड़ा है तो ये कैसे पता चल रहा है? इससे पहले के क्वेश्चन में हमने आपको बताया कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही दिया है कि लेजिस्लेटिव या पार्लियामेंट क्या करेगी, लेजिस्लेटिव का आपके गठन कैसे होगा, लेजिस्लेटिव के सदस्य चुने कहां से जाएंगे, किस तरीके से चुने जाएंगे, लेजिस्लेटिव के अंदर प्रक्रियाएं कौन सी होंगी। ठीक। तो ये सब आपके दिया कहां है? कॉन्स्टिट्यूशन में ही तो दिया हुआ है। यही प्रोविजन, एकमात्र प्रोविजन बताता है कि जब पार्लियामेंट की आपकी संरचना, पार्लियामेंट के कार्य, पार्लियामेंट को किस तरीके से चलाया जाना है, फंक्शनिंग, ये सब प्रक्रियाएं कॉन्स्टिट्यूशन खुद तय करता है। तो इसमें तो यही प्रोविजन शो करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज ग्रेटर देन पार्लियामेंट। ठीक। तो अब सबसे पहले देखें निम्नलिखित में से कौन सा यह निष्कर्ष निकालने का अच्छा कारण है कि संविधान का अधिकार संसद की तुलना में अधिक है। संसद के अस्तित्व में आने से पहले संविधान बनाया गया था। ठीक है। अभी बनाया गया था लेकिन आपके ये उचित रीजन नहीं है। दूसरा देखें, संविधान निर्माता संसद के सदस्यों की तुलना में अधिक प्रतिष्ठित नेता थे। यह भी आपके कोई लॉजिकल रीजन नहीं है। अब तीसरा समझना, संविधान निर्दिष्ट करता है कि संसद का गठन कैसे करना है और इसकी शक्तियां क्या है। मतलब आपके कॉन्स्टिट्यूशन ये बताता है, ठीक, कि कैसे होगा पार्लियामेंट का गठन और कैसे होगी आपके पार्लियामेंट की, क्या होंगी पार्लियामेंट की शक्तियां। तो पता हमें आपके दूसरे का सी ऑप्शन। ठीक है। संविधान में संसद द्वारा संशोधन नहीं किया जा सकता, ये तो किया जा सकता है। ठीक है। तो कुल मिला के हमने आपके देखा क्या, इन चारों ऑप्शंस को जब आप अच्छे से देखोगे तो आप खुद समझ जाओगे। क्या समझ जाओगे? चारों ऑप्शन को देखने पर कि अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हुआ? क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 फटाफट बताते चलो आप।
अब नेक्स्ट, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये भी बड़ा इजी सा क्वेश्चन है आपके। क्वेश्चन नंबर 3 आपके कहता है, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3? मौलिक अधिकारों का सबसे अच्छा वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा है? ठीक है, यानी कि फंडामेंटल राइट का सबसे अच्छा वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा है? एक व्यक्ति के पास सभी अधिकार होने चाहिए, एक व्यक्ति के पास सभी अधिकार होने चाहिए। क्या ये व्यवहार में संभव है? क्योंकि भारतीय संविधान में फंडामेंटल राइट में ही आपके क्या होगा, कुछ एक्सेप्शन आ जाएंगे। कुछ एक्सेप्शन आपके कैसे आ जाएंगे? ठीक, जहां कुछ अधिकार आपके माइनॉरिटीज को आपके दिए गए हैं, कुछ अधिकार डिप्राइव्ड क्लास को दिए गए हैं। तो व्यवहारिक रूप में आपके एक व्यक्ति सभी अधिकारों को अपने पास नहीं रख सकता। ठीक है, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, अगर एक व्यक्ति के पास सभी अधिकार हर परिस्थिति में आएंगे तो फिर वो व्यक्ति आपके क्या होगा, वो ऑर्डर को बिगाड़ सकता है। ठीक है, तो कुछ ना कुछ तो लिमिटेशन यहां होगी, सभी अधिकार नहीं होंगे। इसका मतलब ये तो नहीं है। दूसरा, आपके मौलिक अधिकारों का सबसे अच्छा वर्णन, कानून द्वारा दिए गए नागरिकों को सभी अधिकार। तो मौलिक अधिकार क्या कानून के द्वारा दिए गया है? नहीं, मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स ये संविधान के द्वारा दिया गया है, नॉट लीगल यानी कि कानून के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया है? संविधान के द्वारा। अब तीसरा देखना, संविधान द्वारा संरक्षित, संविधान द्वारा दिए गए और संरक्षित अधिकार, यानी कि आपके द राइट्स गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन दैट कैन नॉट बी एवर बी ये तो डी है, द राइट्स गिवन एंड प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल सही है आपके, ये बिल्कुल सही है। फंडामेंटल राइट की अगर हम आपकी बात करें तो फंडामेंटल राइट आपके होता क्या है? दो प्रकार के आपके राइट आपके हो गए जो व्यक्ति को दिए जाने हैं। एक राइट आपके होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है, और एक राइट आपके जो होते हैं वो होते हैं एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल दो प्रकार के राइट हुए। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की आपके फिर दो श्रेणियां आपके होती हैं, एक फंडामेंटल राइट, एक फंडामेंटल राइट, और दूसरी श्रेणी आपके होती है लीगल राइट। लीगल राइट, ठीक है। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की आपकी श्रेणी एक और होती है स्टैच्यूटरी राइट। स्टैच्यूटरी राइट संवैधानिक अधिकार, और आपके मेड बाय या गिवन बाय प्रेसिडेंट ऑर्डर, ये चार कैटेगरी आपके राइट की हुई। इनमें से फंडामेंटल राइट आपके होते क्या है? पहला तो गिवन बाय कॉन्स्टिट्यूशन, ये संवैधानिक अधिकार है जिनका वर्णन भारतीय संविधान के अंदर किया गया है, ठीक है। अगर आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो इनको प्रोटेक्ट करेगा आपके कौन? प्रोटेक्ट कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। ऐसा वर्णन किया गया है फंडामेंटल राइट के अंदर ही, ठीक। आर्टिकल 32 में आपके डिस्क्राइब किया गया है। तो इससे हमें यह पता चलता है कि फंडामेंटल राइट आपके ये वे राइट है, कौन से राइट है? जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिए गए हैं, और इनके सुरक्षा की गारंटी भी आपके किसने दी है? कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है, ठीक है। तो ये आपके बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 3 का आपके सी ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 3 का सी ऑप्शन। अब नेक्स्ट, अब नेक्स्ट अगला याद रखना, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4। तो समझना,
क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके कह रहा है क्या, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, शिक्षा एवं संस्कृति का आपके अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। अब शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार अगर हम आपके देखें तो एनसीईआरटी में से उठाई गई आपकी ये हेडिंग, ठीक है। अगर हम देखें आपके तो शिक्षा एवं संस्कृति का आपके अधिकार बेसिकली आपके है किसके लिए, माइनॉरिटीज के लिए। आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 किसके लिए है, माइनॉरिटीज के लिए, ठीक है। अब आपके क्या कहता है आपके शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन हैविंग इट्स ओन लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर राइट टू कंजर्व इट, नागरिकों का एक ऐसा समुदाय जिसकी कोई विशिष्ट भाषा, लिपि एवं संस्कृति हो, उसे उसके संरक्षण का अधिकार होगा और राज्य के द्वारा यानी स्टेट के द्वारा ये प्रयास किए जाएंगे कि प्रत्येक समुदाय, ठीक, यानी प्रत्येक समुदाय या प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय की आपकी लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर का प्रोटेक्शन हो सके, ठीक है। तो यहां यह दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों की सही व्याख्या है। ऑप्शन नंबर 1, केवल अल्पसंख्यक समूह से संबंधित बच्चे जिन्होंने शैक्षणिक संस्थान खोला है वे वहां अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है। यह आपके बिल्कुल गलत है, कहीं भी कर सकते हैं ये। सरकारी स्कूलों को यह सुनिश्चित करना होगा कि अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटी के बच्चों को उनकी मान्यता और संस्कृति से परिचित कराया जाएगा, यह बिल्कुल सही पॉइंट है। लिंग्विस्टिक और रिलीजियस माइनॉरिटी अपने बच्चों के लिए स्कूल खोल सकते हैं और इसे अपने लिए आपके आरक्षित कर सकते हैं। अब यहां ये थोड़ा सा गड़बड़ है, ये भी गलत है। लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटी ये मांग कर सकते हैं कि उनके बच्चों को किसी भी शैक्षणिक संस्थान में अध्ययन नहीं करना चाहिए, ये पॉइंट यहां गलत हो जाएगा, ऐसी कोई मांग नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसका मतलब आपके हुआ क्वेश्चन नंबर 4 का आपके आंसर होगा क्या, बी। ये सरकारी स्कूलों को आपकी ये सुनिश्चित करना होगा अपनी सीट में कि अल्पसंख्यक समूह के बच्चों को उनकी संस्कृति, ठीक, और उनके आपके कल्चर से क्या कराया जाएगा, इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। तो ये है आपके क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक। अब आते हैं इसके बाद आगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 सब में से प्रत्यक्ष लोकतंत्र का आपके उदाहरण, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का आपके उदाहरण। अब प्रत्यक्ष लोकतंत्र की अगर हम आपकी बात करें तो जो आपके डेमोक्रेसी होती है ये 2 प्रकार की होती है, ठीक है। 2 प्रकार की आपकी कौन सी, एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी और एक इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी की अगर हम आपके बात करें, डेमोक्रेसी लोकतंत्र, तो लोकतंत्र में एक डेमोक्रेसी होती है आपके कौन सी, डायरेक्ट, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी। प्रत्यक्ष लोकतंत्र आपके कहते किसे हैं, जब जनता यानी कि पब्लिक अपने से संबंधित निर्णय स्वयं ले, अपने से संबंधित निर्णय रिलेटेड डिसीजंस स्वयं ले, ठीक है। अब जब जनता अपने से संबंधित निर्णय स्वयं ले तो इसे कहते हैं हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी। दूसरा तरीका होता है आपके इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी की अगर हम आपकी बात करें तो जनता अपने से संबंधित निर्णय स्वयं नहीं लेती, यहां पब्लिक क्या करती है, पब्लिक आपके इलेक्ट करती है किसको, जनप्रतिनिधि को, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, यहां आपके किसको, आपके जनप्रतिनिधि को इलेक्ट करती है और ये जनप्रतिनिधि आपके जनता के ऊपर शासन करने के निर्णय लेते हैं, शासन करने के निर्णय लेते हैं, ठीक है। तो ये आपके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी समझना। डायरेक्ट डेमोक्रेसी मान लिया आपके कि आपके किसी क्लास में 50 लोग हैं और ये 50 लोग निर्णय आपके मिलके लें, ठीक, कि आज क्या टॉपिक होगा, क्या टॉपिक हमें पढ़ाना है, तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी, ठीक है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी आपके
जब जनता अपने निर्णय स्वयं ना ले, जनता का समूह ना ले, जनता अपना जनप्रतिनिधि अपॉइंट करे और ये जनप्रतिनिधि जनता के बिहाफ पे आपके शासन के निर्णय स्वयं ले और यही जनप्रतिनिधि जनता पर शासन करे। अब इस क्वेश्चन को आप समझ लो, क्वेश्चन नंबर आपकी जो है 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिसेंबल्स मोस्ट डायरेक्ट डेमोक्रेसी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी। ठीक है, तो अगर हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात अगर हम करें, ठीक है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी की अगर हम आपके बात करें, ठीक, तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी बेसिकली आपके है क्या? ठीक, तो आपके पास में आपके कितने विकल्प हैं? ये 5 विकल्प। पहला आपके विकल्प है डिस्कशन इन ए फैमिली मीटिंग, सेकेंड आपका अल्टरनेट है इलेक्शन ऑफ द क्लास मॉनिटर। ठीक है, तो अब फैमिली मीटिंग में डिस्कशन की अगर हम आपकी बात करें, ठीक, यानी कि फैमिली मीटिंग में आपके डिस्कशन, तो डिस्कशन तो चलता रहता है, डिस्कशन से तो आपके कोई निष्कर्ष निकल नहीं रहा। ठीक, तो फैमिली मीटिंग में आपके डिस्कशन, क्या ये डेमोक्रेसी है? क्या ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी दिखाई दे रहा है? डिस्कशन से निष्कर्ष नहीं है। ठीक, निर्णय नहीं है अभी कोई, जब तक निर्णय नहीं होगा तब तक आपके डेमोक्रेसी नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 कक्षा में मॉनिटर का चुनाव, ये जो आपके है पहला सबसे पहले डिस्कशन मीटिंग इन ए फैमिली, डिस्कशन इन ए फैमिली, क्या ये लग रहा है आपको डायरेक्ट डेमोक्रेसी? नहीं लग रहा। इलेक्शन ऑफ द क्लास मॉनिटर, क्लास में जो मॉनिटर होता है उसका चुनाव कौन करता है? उस क्लास के सभी सदस्य, यानी कि ये है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। चॉइस ऑफ ए कैंडिडेट बाय पॉलिटिकल पार्टी, चॉइस है ये, नहीं होगा। डिसीजन टेकन बाय द ग्राम सभा, ग्राम सभा आपके किसे कहते हैं? किसी गांव के सभी पंजीकृत मतदाताओं को मिला के बनती है आपकी ग्राम सभा। तो ग्राम सभा भी आपके क्या है? डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एग्जांपल। मीडिया द्वारा किया गया जनमत सर्वेक्षण, ये भी नहीं है। तो आंसर इसका 2 और 4, ये आंसर सही है। पांचवे का 2 और 4, पांचवे का आपके आंसर 2 और 4, ये आंसर आपके क्या है? बिल्कुल सही है। अब हम आते हैं आपके इससे आगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर आपके 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपके कहता है कि चुनाव आयोग निम्न में से आपके कौन से कार्य नहीं करता? तो चुनाव आयोग आपके मतदाता सूची तैयार करता है, बिल्कुल करता है। इलेक्टोरल रोल्स आपके तैयार करता है। नॉमिनेटिंग द कैंडिडेट, ये तो पार्टी करती है, इलेक्शन कमीशन का कार्य थोड़ी है, ये आपके इलेक्शन कमीशन नहीं करता। मतदान केंद्र स्थापित करना, बिल्कुल डिसीजन देता है। इंप्लीमेंटिंग द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, ये भी करता है। तो इसका मतलब क्या नहीं करता चुनाव आयोग? उम्मीदवारों को नॉमिनेट करना, ये इलेक्शन कमीशन नहीं करता। तो इसका आंसर आपको क्लियर हुआ, क्वेश्चन नंबर 6 का बॉम्बे, क्वेश्चन नंबर 6 का बॉम्बे। अब आते हैं इसके बाद आगे, क्वेश्चन नंबर 7। अब नेक्स्ट आपके आगे आते हैं। ठीक है, अब आगे जो आपको समझना है वो समझना। इसमें आपके क्वेश्चन पूछा गया है, थोड़ा सा आप दिमाग लगाना, बड़ा इजी सा क्वेश्चन आपके पूछा गया है। राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों के चुनाव की विधि निम्नलिखित में से कौन सी है? ठीक है, मतलब आपके एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है जो दोनों में आपके उपयोग होता हो। ठीक, पहला पूछा गया है कि 18 वर्ष से अधिक आयु का प्रत्येक नागरिक एक योग्य मतदाता है। तो लोकसभा में तो 18 साल से ऊपर का दे सकता है, लेकिन राज्यसभा के अंदर आपके कौन भाग लेते हैं? राज्यों के विधायक, और विधायक बनने की ही उम्र होती है 25 साल मिनिमम। इसका मतलब ये आपके दोनों में से आपके नहीं है, ये क्वेश्चन हो गया आपके गलत। पहला
मतदाता विभिन्न उम्मीदवारों के लिए वरीयता क्रम दे सकते हैं। वरीयता क्रम राज्यसभा में दिया जाता है, लोकसभा में नहीं। इसका मतलब ये भी गड़बड़ हो गया। हर वोट का बराबर मूल्य होता है, ये बिल्कुल सही है। चाहे वो राज्यसभा में एमएलए दे तब भी बराबर मूल्य है, ठीक है। और चाहे आपके लोकसभा में एक व्यक्ति दे तब भी बराबर मूल्य है। विजेता को आधे से अधिक वोट मिलने चाहिए, ये आपके राज्यसभा में है, लोकसभा में नहीं। इसका मतलब आपके क्या है, राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों में चुनाव की विधि में आपके जो कॉमन है वो सिर्फ एक, हर वोट का जो आपके मूल्य होता है वो बराबर होता है, ठीक। हर वोट का मूल्य आपके क्या होता है, बराबर होता है। अब आते हैं इसके बाद में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में उस उम्मीदवार को विजेता घोषित किया जाता है, ठीक। किसको विजेता घोषित किया जाता है, समझना। बैलेट मतपत्रों को सबसे बड़ी संख्या में प्राप्त करता है, बैलेट मतपत्रों को सबसे बड़ी संख्या में प्राप्त करता है। अब कहां प्राप्त करता है ये तो कुछ बता ही नहीं रहा, हम तो संबंधित निर्वाचन क्षेत्र की बात करेंगे ना, इससे आपके कोई निष्कर्ष खास निकल नहीं रहा। देश में सबसे ज्यादा वोट पाने वाली पार्टी हो, इससे भी कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा। किसी निर्वाचन क्षेत्र के किसी भी अन्य उम्मीदवार की तुलना में अधिक वोट है, यही होता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में यह होता है कि डाले गए बैलेट वोटों में से जिस उम्मीदवार को सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे उसी उम्मीदवार को विजेता घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है। डाले गए बैलेट वोटों में से जिस उम्मीदवार को सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे उसी को विजेता घोषित कर दिया जाएगा, ये होता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, ठीक। इसके बाद में आपके क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 आपके कह रहा है कि निम्न में से आपके कौन सा सही है, देख लो सही, ये तो आपको दिख ही जाएगा ही, ठीक है। निम्न में से आपके कौन सा क्वेश्चन सही है, ठीक। तो पहला, भारत के सभी चुनावों के लिए फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम प्रणाली का पालन किया जाता है, क्या सही है, बिल्कुल नहीं है। विधानसभा के लिए किया जाता है, लोकसभा के लिए किया जाता है, लेकिन राज्यसभा के लिए नहीं किया जाता, प्रेसिडेंट के लिए नहीं किया जाता, वाइस प्रेसिडेंट के लिए नहीं किया जाता, गलत है, काट दो। चुनाव आयोग पंचायत और नगर निगम चुनाव की निगरानी नहीं करता, बिल्कुल सही है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन नहीं करता। राज्य चुनाव आयोग या स्टेट इलेक्शन कमीशन आपके नगर निगम और नगर पंचायत और नगर पालिका इनके इलेक्शन की निगरानी करता है। भारत के राष्ट्रपति चुनाव आयुक्त को नहीं हटा सकते, क्यों नहीं हटा सकते, बिल्कुल हटा सकते। मुख्य चुनाव आयुक्त की सलाह पर चुनाव आयुक्त को भारत का राष्ट्रपति ही हटाता है, इसका मतलब ये भी गलत है, ठीक। हमारे शुरुआती संविधान में एक से अधिक चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का आपके क्या है, उल्लेख है। यानी कि हमारे शुरुआती संविधान मतलब जब आपके संविधान बना, ठीक है, जब संविधान बना आपके तब एक से अधिक चुनाव आयोगों की नियुक्ति का उल्लेख है, ये बिल्कुल गलत है। शुरुआत में आपके सिर्फ जो चुनाव आयोग था वो 1 मेंबर बॉडी था, 1 मेंबर बॉडी। 1989 में आपके चुनाव आयोग को बनाया गया क्या, 3 मेंबर बॉडी, 3 मेंबर बॉडी। तो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन में आपके इलेक्शन कमीशन 1 मेंबर बॉडी था, 1989 में 3 मेंबर बॉडी। 3 मेंबर बॉडी में आपके कौन कौन होंगे, एक तो होगा आपके सीईसी, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और 2 होंगे ईसी यानी कि इलेक्शन कमिश्नर। 3 मेंबर बॉडी 1989 में आपके चुनाव आयोग बना है। इसका मतलब शुरुआती संविधान में कहीं भी आपके ठीक एक से अधिक चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का उल्लेख नहीं था। तो ये था आपके क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 जो आपके है वो क्या कह रहा है, ठीक है। विच आर द एसेंशियल फीचर ऑफ ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, यानी कि लोकतांत्रिक सरकार की आपकी मूलभूत विशेषता क्या है, समझना जरा। अगर कोई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है आपकी, ठीक है, तो पहला आपकी ऑल एडल्ट सिटीजन इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव हु मेक एंड एनफोर्स लॉज ऑन देयर बिहाफ, बिल्कुल सही बात है। ये जितने भी वयस्क उम्मीदवार होते हैं ये प्रतिनिधियों को चुनते हैं और ये प्रतिनिधि आपके उनकी ओर से कानून बनाते हैं और लागू करते हैं, अभी बताया था थोड़ी देर पहले, ठीक है। दूसरा, चुने गए प्रतिनिधि अपने कार्यों की व्याख्या करते हैं और जो लोग उन्हें चुनते हैं उनके फैसले का समर्थन करते हैं। द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एक्सप्लेन देयर एक्शंस एंड डिफेंड देयर डिसीजंस बिफोर द पीपल हु इलेक्टेड देम, बिल्कुल सही है, ये भी ऑप्शन सही है।
यानी कि डेमोक्रेसी के अंदर आपकी अगर कोई गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, ठीक, तो पब्लिक के द्वारा चुनी जाएगी और पब्लिक के ऊपर आपके शासन करेंगे पब्लिक के बिहाफ पे, ठीक है। दूसरा आपके पब्लिक या जनमत जो आपके चाहता है उस जनमत के फैसले का समर्थन करती है हमेशा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ठीक। तो 10वें का 1 and 2 बोथ आर राइट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अब नेक्स्ट प्रतिनिधि लोकतंत्र। ये जो आप प्रतिनिधि लोकतंत्र आप देख रहे हो इसी को कहते हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, ठीक। जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी आपके होती है इसी को हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। प्रतिनिधि लोकतंत्र इसी को कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। तो क्या है इसमें रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में, पब्लिक इलेक्ट करेगी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव इस पब्लिक के ऊपर क्या करेगा, शासन करेगा। ये है प्रतिनिधि लोकतंत्र। अब समझ लें जरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। लोग सीधे भाग नहीं लेते, लोग सीधे निर्णय लेते हैं, मतदान में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का पालन किया जाता है। लोग सीधे भाग नहीं लेते शासन में, क्या है खुद बताओ, कौन आपके वोट दे रहा है तो लोग सीधे भाग लेते हैं, निर्णय कौन कर रहा है, लोग कर रहे हैं, नहीं कर रहा, निर्णय कर रहा है इनका आपके कौन, कैंडिडेट। तो लोग सीधे भाग नहीं लेते, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ठीक। भाग ले रहा है पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव। लोग सीधे निर्णय लेते हैं, नहीं लेते। मतदान में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का पालन किया जाता है, किया जाता है। आंसर 1 and 3, ठीक। 18 साल से ऊपर की उम्र देखी जाती है, बिल्कुल देखी जाती है। आंसर 1 and 3। तो आंसर क्या होगा इसका आपके 1 and 3। अब नेक्स्ट आगे आते हैं 11वें के बाद क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 भी समझ लो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 आपके कह रहा है कि ग्राम सभा के संदर्भ में विचार करें। विचार करते हैं, क्या कह रहा है ग्राम सभा, ग्राम सभा के संदर्भ में विचार करें। क्या विचार करना है ये देख लें जरा। क्वेश्चन नंबर 12 में आपके पॉइंट क्या है, विचार किसके संदर्भ में करना है, ग्राम सभा, ग्राम सभा, ग्राम सभा। तो सबसे पहले तो हम आपके ये समझ लें, ठीक, कि ग्राम सभा का आपके अर्थ क्या होता है, पहले ये समझ लें। ग्राम सभा हम आपके कहते किसे, ग्राम सभा किसे कहते हैं। ये है आपके कोई विलेज, ये आपके कोई गांव है, कोई गांव है। मान लिया कि इस गांव की आपके जो पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या है वो है आपके 10,000। अब ये जो आपके किसी गांव की 10,000 जो आपके जनसंख्या है, क्या ये सभी लोग वोटर होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। इस 10,000 में से वोटर है मान लिया आपके 7200 लोग, 7200 लोग। तो ये जो आपके 7200 लोग हैं इन्हीं को हम बोलेंगे क्या, ग्राम सभा। तो ग्राम सभा का जो आपके अर्थ होता है, क्या होता है, ऑल इलेक्टेड वोटर, ऑल रजिस्टर्ड वोटर ऑफ द विलेज, ऑल रजिस्टर्ड वोटर्स ऑफ द विलेज। इसका मतलब किसी गांव के, किसी गांव के सभी पंजीकृत मतदाता, ठीक। ऑल रजिस्टर्ड वोटर ऑफ द विलेज, किसी गांव के सभी पंजीकृत मतदाता। इसका मतलब गांव की वह पॉपुलेशन जो 18 ईयर प्लस है, क्योंकि वोट देने का अधिकार 18 प्लस पे, ये होते हैं ग्राम सभा के सदस्य। अब ग्राम सभा के आपके जो सदस्य होते हैं, ये ग्राम सभा के ये जो सदस्य होते हैं, यही इलेक्शन करते हैं आपके किसका, ग्राम पंचायत का।
और ग्राम पंचायत आपकी जो उत्तरदायी होती है, रेस्पॉन्सिबल, उत्तरदायी। ग्राम पंचायत आपकी ये जो रेस्पॉन्सिबल आपके होती है वो किसके प्रति होती है? ग्राम सभा के प्रति, ग्राम सभा के प्रति। तो ये हमने आपके ग्राम सभा की स्थिति को समझा। सबसे पहले ग्राम सभा किसी गांव के सभी वोटर को कहते हैं। पहली चीज, ग्राम सभा के सदस्य ग्राम पंचायत को आपके इलेक्ट करते हैं और ग्राम पंचायत पूर्णतः उत्तरदायी होती है ग्राम सभा के प्रति। इसका मतलब ग्राम सभा ग्राम पंचायत को नियंत्रित, कंट्रोल कर सकती है। ठीक है, इसको चेक कर सकती है कि इसके सदस्य कुछ सही गलत तो नहीं कर रहे। अदरवाइज ग्राम सभा में उस मुद्दे को इसकी बैठक में उठाया जा सकता है। ग्राम सभा ये चेक करेगी ग्राम पंचायत में कुछ गलत तो नहीं हो रहा, कुछ पैसे की धांधली वांधली तो नहीं हो रही कुछ। ठीक, अगर हो रही है तो यहाँ मुद्दा उठा लिया जाएगा। ठीक है, तो अब आते हैं हम इस क्वेश्चन पे। अब ये ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। क्वेश्चन आपके पूछा गया कि ग्राम सभा के बारे में आपके बताएं। तो ग्राम सभा के बारे में आपके पता कर लें जरा, क्या है कहानी। कोई भी व्यक्ति जो 21 साल और उससे अधिक है ग्राम सभा का सदस्य बन सकता है। बिल्कुल गलत है, क्योंकि ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए 18 साल प्लस चाहिए। ये पंचायत को पैसे के दुरुपयोग जैसे गलत काम करने से रोकता है, अभी बताया था। बिल्कुल, ये पंचायत पर कंट्रोल करता है। ये निर्वाचित प्रतिनिधियों को अधिक जिम्मेदार बनाता है। बिल्कुल, पंचायत के ऊपर से क्या की है ग्राम सभा, ये ऐसे वॉच कर रही है पंचायत को, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रही। तो आपके पंचायत के प्रतिनिधि ज्यादा रेस्पॉन्सिबल होंगे, पंचायत के रिप्रेजेंटेटिव। 2 और 3 ये आंसर है इसका, 2 और 3। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर आगे 13, क्वेश्चन नंबर 13। अब क्वेश्चन नंबर 13 की अब अगर हम बात करें तो इसमें थोड़ा साधारण सा समझना है। पंचायत के लिए धन के स्रोत क्या है? पंचायत के लिए धन के स्रोत क्या है? पंचायत के लिए अगर हम धन की स्रोत की अगर हम आपकी बात करें तो पंचायतों को आपके कुछ तो दी जाती है टैक्सेशन पावर, लोकल टैक्सेशन पावर। दूसरा, आपके पंचायतों को आपके टैक्सेशन पावर के अलावा स्टेट गवर्नमेंट फंड देती है। तीसरा, आपके कई सेंट्रल की स्कीम से पंचायतों के पास फंड आता है। चौथा, आपके पंचायतों को आपके क्या किया जाता है, कोऑपरेटिव तरीके से भी फंड इकट्ठा करने की पावर्स दी जाती है। ठीक, तो इसका मतलब आपके क्या है, पंचायत के लिए धन के स्रोत, पंचायत को टैक्सेशन पावर दी जाती है किस पे, घर बाजार स्थानों पर कर, यह है। ठीक है, पंचायत के धन के स्रोत सॉरी, बाजार में आपकी पंचायत नहीं लगेगी टैक्स। पंचायत के अगर धन के आपके हम क्या देखें, स्रोत देखें, तो पंचायत के धन के आपके स्रोत पंचायत का एक आपके ड्यूटी दायित्व होता है। दायित्व क्या कि कोई ग्राम पंचायत है, उस क्षेत्र में कोई मेला वेला या इस टाइप की कोई दुकानें लग रही है, वहां कर लगाने की आपकी शक्ति आपके इन पे होती है। इसका मतलब घर बाजार और स्थानों पर कर लगा सकती है। सरकारी योजनाएं केंद्र और राज्य की जो आपकी पंचायतों के लिए आरक्षित होती है, और सामुदायिक कार्यों के लिए आपके जो दान होता है वो, यानी 1, 2 और 3, 13वें का आपके 1, 2 और 3, ये तीनों ही आपके क्या है, आपके पंचायतों के धन के स्रोत। अब इसके बाद में आगे क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 आपके कहता है कि राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना के अधिकार अधिनियम के बारे में आपके क्या पता है, निम्न कथनों पर विचार करें। तो सबसे पहले तो हम आपके ये समझ लें कि राइट टू इंफॉर्मेशन सूचना का अधिकार है क्या। सूचना का अधिकार है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 में आया। ये अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को आपके सरकारी सूचना प्राप्त करने का अधिकार देता है, कि प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार है कि वो सरकारी सूचनाओं को प्राप्त कर सके। अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी विभाग से संबंधित सरकारी सूचना प्राप्त करना चाहता है तो वो आपके विभाग को क्या करे, एक आपके लिफाफा या पोस्ट कार्ड ये आपके दे। ठीक है, अब यहाँ क्या होता है, यहाँ आपके आपने जो सूचना मांगी वो कितने पेज में आपको चाहिए, सीडी में चाहिए, डीवीडी में चाहिए, टाइम किस में चाहिए। ठीक, तो उसकी जो कॉस्ट होगी वो कॉस्ट आप दोगे, उसके बदले में आपको सूचना मिल जाएगी। ठीक है, तो यहां अगर हम आपके देखें तो सूचना का जो आपके अधिकार है ये ट्रांसपेरेंसी को आपके बढ़ावा देता है और करप्शन की जांच करता है। बिल्कुल सही है। आरटीआई निःशुल्क है, निःशुल्क नहीं है। जितना मान लिया आपने 30 पेज सूचना मांगी है तो 30 पेज की जो प्रिंटिंग कॉस्ट होगी वो देनी पड़ेगी। इसे डाक के माध्यम से भेजा जा सकता है। बिल्कुल सही है। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 14 का 1 और 3, क्वेश्चन नंबर 14 का 1 और 3, 1 और 3
ये आपके इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 14 का 1 एंड 3। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 15। क्वेश्चन नंबर 15 पे बच्चों के अधिकारों के बिल, बच्चों के अधिकारों के आपके बिल, ठीक, चिल्ड्रंस बिल ऑफ राइट। अब इस स्टेटमेंट पे हमें आपके विचार करना है। चिल्ड्रंस बिल ऑफ राइट को सीधा सीधा सा समझ लो आपके, जब आपके बच्चों के अधिकारों की बात आपके चली, ठीक, तो नेक्स्ट चाइल्ड राइट पे आपके, चाइल्ड राइट पे यूएनओ का आपके जो सम्मेलन आपके हुआ एक 1989 में हुआ चाइल्ड राइट के ऊपर, उसमें आपके बिल ऑफ चाइल्ड राइट को आपके क्या कर दिया गया, पास कर दिया गया, ठीक, यानी बच्चों के अधिकारों के बिल को पास किया गया 1989 में हुआ। भारत ने भी आपके इस चाइल्ड राइट बिल को 1992 में आपके क्या कर दिया था, पास कर दिया था। और इसमें आपके ये भी कहा गया कि अगर बच्चे गलती करते हैं, ठीक, तो गलती कर सकते हैं क्योंकि वो बच्चे हैं इसलिए उन्हें गलती करने का आपके अधिकार है, बच्चे हैं इसलिए उन्हें गलती करने का अधिकार है, ठीक है। और इसके लिए उन्हें समझा बुझा के उन्हें आपकी ऐसी प्रेरणा दी जाए कि वो आगे भविष्य में गलती ना करें। तो यहां याद रखना, बच्चों के अधिकारों के बिल की बात करें तो गलतियों का अधिकार है, बिल्कुल है। ये अधिकार बच्चे के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलन 1989 में निहित है। भारत सरकार को अभी तक इसकी पुष्टि नहीं करनी है, नहीं, पुष्टि भारत सरकार कर चुकी है 1992 में। इसका मतलब 1 एंड 2 सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15 का सी ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 15 का सी ऑप्शन। अब आते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 आपकी क्या कहता है, ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 में मैच मेकिंग करनी है। तो नगर पंचायत, नगर पंचायत आपकी किस पे आती है, नगर पंचायत की स्थापना उन जगहों पर की जाती है जो गांव से शहर में कन्वर्ट हो रहे हैं, गांव से शहर में कन्वर्ट हो रहे हैं। इसका मतलब 1 बिल्कुल सही है। नगर निगम की स्थापना बड़े शहरों में की जाती है, ये भी सही है। नगर परिषद की आपके स्थापना छोटे शहरों में की जाती है, ये भी सही है, ठीक। म्युनिसिपल काउंसिल, एल्डरमैन नगर निगम या नगर परिषद के लिए चुने गए सम्मानित और अनुभवी लोग, ये भी सही है। 1 2 3 4 एल्डरमैन की आपकी एक अवधारणा है, ठीक है। नगर पालिका या आपकी ये जो आपकी नगर निगम आपकी जो होती है, ठीक, इनमें क्या है कि शहर के कुछ वरिष्ठ अनुभवी लोगों को आपकी इनकी मीटिंगों में भाग लेने की अनुमति दी जाती है, जिससे कि इन अनुभवी लोगों के ज्ञान का फायदा आपके हमको प्राप्त हो सके। तो उन्हीं अनुभवी लोगों को कहते हैं एल्डरमैन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, लोकतांत्रिक सरकार के प्रमुख विचार कौन कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 पूछा क्या है, पहले देख तो ले। लोकतांत्रिक सरकार के प्रमुख विचार कौन से नहीं है, मतलब अगर एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, ठीक, इसका कौन सा आइडिया नहीं है, नॉट की आइडिया ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लोगों के द्वारा कोई सक्रिय भागीदारी नहीं, क्या ऐसा चाहिए, जहां जिस सरकार में लोगों की एक्टिव पार्टिसिपेशन ना हो, किस बात की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो दिस इज नॉट अ की आइडिया। संघर्ष और तनावों का निवारण, रिजोल्यूशन एंड कॉन्फ्लिक्शन एंड टेंशन, बिल्कुल सही है, ये हर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में होगा। मेंटेन पीस एंड काम, शांति और स्थिरता आपके बनाएगी आपके। राइट एक्सप्रेस ओपिनियन, ये भी आपके होगा। इसका ए ऑप्शन, ए ऑप्शन, ठीक, ए ऑप्शन कह रहा है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में लोगों की कोई सक्रिय भागीदारी नहीं होती, ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है आपके, और ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की आपका की आइडिया नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 समझना है।
क्वेश्चन नंबर 18 आपके ये कह रहा है, क्या कह रहा है कि सरकार की प्रक्रिया में लोगों के भाग लेने के तरीके, द वे इन विच पीपल पार्टिसिपेशन इन द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट आर द फॉलोज। ठीक है, सरकारी प्रक्रिया में लोग कौन कौन से तरीकों से आपके भाग ले सकते हैं, गवर्नमेंट की प्रक्रिया में लोग कौन कौन से तरीकों से आपके क्या कर सकते हैं, भाग ले सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में आपके कहा गया कि इसमें आर्टिकल 18 में। ठीक, तो देखा जाए आवधिक चुनावों में इलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव बाय वोटिंग इन पीरियोडिक इलेक्शन, बिल्कुल ले सकते हैं, ले सकते हैं। अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के काम में दिलचस्पी लेना और आवश्यकता पड़ने पर उनकी आलोचना करना। टेकिंग एन इंटरेस्ट इन द वर्किंग ऑफ देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एंड क्रिटिसाइज देम व्हेन रिक्वायर्ड। बिल्कुल आपके क्षेत्र का जनप्रतिनिधि क्या कर रहा है, आप बिल्कुल उसमें इंटरेस्ट लीजिए, अगर वो ढंग से काम नहीं कर रहा है तो आलोचना कीजिए। इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हैं, सरकारी प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। सरकार को उसकी जिम्मेदारी और कार्यों को समझने के लिए, विचार व्यक्त करने और सामाजिक आंदोलनों का आयोजन करने के लिए बिल्कुल आप सोशल आपके मूवमेंट चला सकते हो किसी भी मुद्दे पर। तो ये आपके क्या है, डी, सभी चुनावों को बायकॉट करें, ये भी आपका अंग है। आप चाहो तो बायकॉट कर सकते हो, ना जाओ आप वोट देने, वोटिंग का यूज मत करो। ठीक, उपरोक्त सभी ये आपके सरकार की प्रक्रिया में आपके लोगों के भाग लेने के आपके ये तरीके हो सकते हैं। ठीक, ये सारे तरीके आपके क्या हो सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट ये क्वेश्चन नंबर आपके 18 हुआ। अब क्वेश्चन नंबर आपके 19, क्वेश्चन नंबर आपके 19, क्वेश्चन नंबर 19 ये कहता है कि भारतीय संविधान के निर्माण के बारे में, भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सही क्या है। संविधान सभा ने भारतीय लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं किया क्योंकि यह सभी नागरिकों के द्वारा नहीं चुनी गई थी। ये तो गलत है बिल्कुल। नागरिकों के द्वारा भले ही ना चुनी गई हो भारत की संविधान सभा, ठीक है, भले ही इस पर इनडायरेक्ट इलेक्शन आपके हुआ हो या नॉमिनेशन हुआ हो, लेकिन सदस्य तो सभी भारतीय थे। संविधान निर्माण में कोई बड़ा निर्णय शामिल नहीं था क्योंकि उस समय इसके मूल ढांचे के बारे में नेताओं के बीच में आम सहमति थी। यह भी बिल्कुल गलत है। पूरा देश का शासन का विकल्प, शासन का आधारभूत ढांचा संविधान में आपके निर्धारित किया गया, ये सबसे बड़ा निर्णय था। यह आपके गलत है। संविधान में बहुत कम मौलिकता थी क्योंकि इसके लिए अन्य देशों से उधार लिया गया, ये कह सकते हो सही है। पूरे वर्ल्ड में भारत का संविधान एकमात्र ऐसा संविधान है जिसमें एक भी भारतीय प्रावधान नहीं है। सारे के सारे प्रोविजन किसी न किसी देश से आपके उठाए गए हैं। ठीक, 19वें का आपके तीसरा। इसके बाद में आपके मौलिक अधिकार फ्रांस से लिया गया है, ये तो सरासर गलत है। फ्रांस से तो कोई मौलिक अधिकार नहीं लिया गया। ठीक, तो 19वें में आपने देखा क्या, कौन सा इसमें सही है, सिर्फ तीसरा सही है। तो 19वें का आपके ओनली 3, 19वें का आपको आंसर लगाना है तो ओनली 3, 19वें का सिर्फ 30। अब आते हैं 20वें के बारे में, नगर पंचायत के कार्य, नगर पंचायत के कार्य, नगर पंचायत के कार्य। नगर पंचायत के आपको अगर कार्य देखना है तो ये आप जाएंगे किसमें, शेड्यूल 12। शेड्यूल 12 में आपके कितने वर्ग दिए गए, 18 वर्ग। 12वीं अनुसूची में 18 वर्ग आपके दिए गए हैं। ठीक है, 12वीं अनुसूची में आपके कितने कार्य दिए गए, 18 कार्य। ठीक है, 12वीं अनुसूची में जो आपके 18 कार्य दिए गए हैं। ठीक, तो अब उसमें आपके क्या है, नगर पंचायत के कार्य, वाटर सप्लाई मेंटेनेंस, ड्रेनेज और सीवर, हेल्थ, ठीक, सैनिटरी या सैनिटेशन, प्राइमरी एजुकेशन, बेलों का संगठन प्रबंधन, सब ऑल ऑफ अबव। ये सारे कार्य आपके इन 18 कार्यों में दिए गए हैं। 20वें नंबर का डी, 20वें नंबर का डी। 21वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन शिक्षा के अधिकार के दायरे में नहीं आता, राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन। सरकारी स्कूल बिल्कुल दायरे में आते हैं, सारे निजी स्कूल ये भी दायरे में आते हैं। मदरसे ये शिक्षा के अधिकार के दायरे में नहीं आते, ये ध्यान रखना। निजी निधियों द्वारा वित्त पोषित सरकारी स्कूल सब।
सिर्फ मदरसों का आपके गठन आर्टिकल 30 के तहत किया जाता है, आर्टिकल 30 के तहत, ये माइनॉरिटीज प्रोटेक्शन के लिए। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है? वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। ठीक है, तो बताओ जरा कौन सा है आपकी चलो देखो, तो मौलिक अधिकारों का आपके उल्लंघन अगर हम देखें तो सबसे पहले तो हम आते हैं आपके क्या, न्यूनतम मजदूरी का आपके भुगतान नहीं करना। अगर न्यूनतम मजदूरी का भुगतान आपके नहीं किया जाएगा तो आपके क्या होगा, सर्वाइवल का क्राइसिस आपके खड़ा होगा, किसी व्यक्ति को जीवन का संकट होगा। ठीक, तो ये बिल्कुल आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। पुस्तक पर प्रेस प्रतिबंध लगाना, पुस्तक मतलब फ्रीडम ऑफ प्रेस, इस पर प्रतिबंध लगा तो ये भी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। पंचायत की स्थापना, ये डीपीएसपी का प्रोविजन है। समान नागरिक संहिता, ये भी डीपीएसपी का प्रोविजन है, ये उल्लंघन नहीं है। यानी कि 1 और 2 ये हुआ। इसके बाद में और आगे देखें 22वें में और कोई ऑप्शन है क्या? खराब वायु गुणवत्ता, वायु अगर आपके खराब है तो ये भी आपके राइट टू लाइफ का वायलेशन होगा। तो 1, 2 एंड 5, इसका आंसर 1, 2 एंड 5 ये होगा ए। ठीक, इसका आंसर क्या होगा? ए, इसका आंसर ए। तो क्वेश्चन नंबर आपके 22 का आंसर क्या है? ए। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर आपके क्या है? ए। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर ए। अब आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 आपके क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 23, संविधान के बारे में गलत कथन का चुनाव कीजिए। विच स्टेटमेंट इज फॉल्स? गलत कथन, संविधान के बारे में गलत कथन। सरकार के गठन और शक्ति के बारे में संविधान लिखित दस्तावेज है, क्या ये गलत है? बिल्कुल गलत नहीं है, सही है बिल्कुल। संविधान का अस्तित्व और केवल लोकतांत्रिक देशों को इसकी आवश्यकता, ये गलत है। लोकतांत्रिक क्या, अगर देश कोई डिक्टेटर या तानाशाही वाला भी है तो वहां भी शासन करने के नियम होना जरूरी है, और शासन करने के नियम ही आपके संविधान है। ये गलत है, बिल्कुल गलत कथन है। संविधान एक कानूनी दस्तावेज है जो आदर्श और मूल्यों के साथ भी व्यवहार करता है, सही है। संविधान अपने नागरिकों को नई पहचान देता है, बिल्कुल सही है। इसका आंसर आपके हो गया कौन सा? ये बी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 23 बॉम्बे, ये संविधान के बारे में आपके गलत कथन है। क्वेश्चन नंबर 23 का बॉम्बे, क्वेश्चन नंबर 23 का बॉम्बे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 24। क्वेश्चन नंबर 24, यह प्रणाली लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी स्थानीय सरकार चलाने में सक्षम बनाती है। ठीक, दिस सिस्टम इनेबल्स पीपल टू रन देयर ओन लोकल गवर्नमेंट इन रूरल एरियाज, पंचायती राज। आंसर इसका 24वें का सी, 24वें का सी, पंचायती राज। पंचायत आपके लोकल एरिया में आपके क्या है? स्थानीय सरकार चलाने का अवसर प्रदान करती है। स्थानीय सरकार हम कहते किसे हैं? लोकल एरिया गवर्न बाय लोकल पीपुल। जब किसी स्थानीय क्षेत्र का शासन स्थानीय लोगों के द्वारा किया जाए तो उसी को हम कहते हैं स्थानीय सरकार, लोकल गवर्नमेंट। रूरल रीजन में आपके जो स्थानीय सरकार की संस्था है वो है आपके पंचायत, और अर्बन रीजन में स्थानीय सरकार की जो आपकी संस्था है वो है आपके म्युनिसिपैलिटी या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। म्युनिसिपैलिटी और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये संस्था आपके हुई। अब आते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 आपके क्या कहता है? समझ लें जरा इसे।
निम्नलिखित कथनों पर आपके विचार करें। विचार करो कथनों पर। प्रॉपर्टी टैक्स, टैक्स ऑन वाटर एंड अदर फैसिलिटीज, एजुकेशन टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, विच ऑफ द अबव टैक्स आर इंक्लूड इन द सोर्सेज ऑफ म्युनिसिपल इनकम। संपत्ति कर, पानी अन्य सुविधा पर कर, शिक्षा कर, मनोरंजन कर, कौन से कर नगर निगम की आय के स्रोतों में शामिल हैं? ऑल ऑफ अबव। नगर निगम सब पे कर लगा सकती है। इन पे नगर निगम आपकी चाहे तो इन पे सब पे आपके कर लगा सकती है। नगर निगम अगर चाहे तो इन सब पर आपके कर लगा सकती है। अब आते हैं हम इस पे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 समझना। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि पटवारी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पटवारी का पूछा है भाई। पटवारी तो सब जानते ही है ना, किसे कहते हैं? पटवारी। ठीक, ग्रामीण क्षेत्र में काम करने वाला सरकारी कर्मचारी जो आपके गांव में दम से पैसा कमाता है। गांव में यही कमाता है सबसे ज्यादा पैसा, पटवारी। ठीक है, इसकी पावर सबसे कम होती है रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में, लेकिन गांव में आपकी अपने आप में बहुत पावर होती है। समझना, पटवारी की अगर हम आपकी बात करें तो कौन सा इसका आपके कार्य है? पटवारी। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, चाहो तो आप इसके कार्य एनसीईआरटी में देख सकते हो। ठीक है, अगर पढ़ा होगा तो सब मिल जाएगा। जमीन को नापना, उसका रिकॉर्ड रखना पटवारी का मुख्य कार्य। बिल्कुल सही बात है। खेत नापने के लिए पटवारी लोहे की लंबी जंजीर का इस्तेमाल करते हैं, जिसे जरीब कहते हैं। ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है स्टेटमेंट, बिल्कुल जरीब कहते हैं। पटवारी किसानों से लैंड रेवेन्यू इकट्ठा करता है और सरकार को अपने क्षेत्र में उगने वाली फसलों की जानकारी देता है। ये भी बिल्कुल सही है। प्रत्येक पटवारी एक गांव के लिए जिम्मेदार होता है। एक पटवारी के दायरे में एक से ज्यादा गांव भी हो सकते हैं। ये उत्तर हो गया गलत। आंसर 1, 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर जो भी आपके 26, क्वेश्चन नंबर 26 का ए। क्वेश्चन नंबर आपके 26 का कौन सा आंसर हो गया? ए। क्वेश्चन नंबर 26 का आपके क्या हो गया? ए। क्वेश्चन नंबर अब आपके 27। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 समझना है क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। करो विचार। इंफॉर्मेशन अबाउट द एक्टिविटीज ऑफ फार्मर्स चेंजिंग क्रॉप एंड डिगिंग वेल, यानी कि किसानों की गतिविधियों, फसल बदलना, कुआं खुदाई। ठीक है। द रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट की जानकारी सरकार का राजस्व विभाग रखता है। बिल्कुल सही बात है, राजस्व विभाग का ही कार्य होता है। तहसीलदार के दफ्तर में फौजदारी के मसलों को सुना जाता है। इश्यूड रिलेटेड टू फोरक्लोजर हियर्ड इन द ऑफिसर ऑफ तहसीलदार, ये बिल्कुल गलत है। अब यहां समझ लेना, आपके मामले दो प्रकार के होते हैं, एक दीवानी और एक आपके फौजदारी। दीवानी मामले आपके जमीन के डिस्प्यूट से जुड़े हुए मामले आपके ये हुए, आपसी लेन देन से संबंधित मामले हुए। और फौजदारी आपराधिक मामले आपके जो होते हैं, ठीक, फौजदारी और आपराधिक जो आपके मामले होते हैं ये आपके हत्या, अपहरण, बलात्कार इस प्रकार के होते हैं। रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में आपकी जो मशीनरी है, जिला कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार, ये दीवानी मामलों की सुनवाई तो कर सकते हैं, आपराधिक मामलों की सुनवाई नहीं कर सकते। ठीक है। दीवानी मामले में आपके इनको न्याय देने का कुछ परिस्थितियों में अधिकार होता है। तो इसका मतलब तहसीलदार दीवानी मामले की सुनवाई कर सकता है, इसकी नहीं। आंसर ओनली 1। 27वें का ए, 27 का ए। हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005। ठीक, अब इसको उत्तराधिकार को समझ लो जरा। हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 कहता है कि इसके अनुसार पैतृक संपत्ति में, ठीक, बेटे, बेटी और उनकी मां को बराबर का आपके हक मिलेगा। अकॉर्डिंग टू दिस, सन, डॉटर एंड देयर मदर विल गेट इक्वल राइट्स इन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। बिल्कुल सही है ये। मान लिया कि अगर 100 रुपए की संपत्ति किसी के पिताजी छोड़ गए तो आपके उसके बेटे, उसकी बेटी और माता में 33% आपके लिए बढ़ जाएगी। क्लियर हो गया। दूसरा,
इस कानून को भिन्न भिन्न राज्यों ने अपने यहाँ के नियमों के अनुसार अपनाया, ये बिल्कुल गलत है। पूरे भारत में समान रूप से ये कानून लागू है। पूरे भारत में आपके समान रूप से आपके हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 लागू है। पूरे भारत में आपके समान रूप से आपके ये कानून क्या है, लागू है। आंसर केवल एक, आंसर इसका क्या, केवल एक। अब आते हैं आपके आर्टिकल 29। 29 क्या कहता है? कॉन्स्टिट्यूशन के 42nd अमेंडमेंट, संविधान के 42वें संशोधन के द्वारा क्या क्या शामिल या परिवर्तित किया गया? 42वें संविधान संशोधन 1976, 42वां संविधान संशोधन 1976। तो सबसे पहले इसके द्वारा लोकसभा की अवधि को 5 वर्ष से घटाकर 6 वर्ष किया गया, बिल्कुल सही है। 42वें संशोधन के द्वारा किया गया कि लोकसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष की जगह 6 वर्ष कर दिया गया, और बाद में 44वें संशोधन के द्वारा, ठीक, यानी कि 42वें के द्वारा क्या किया गया, 5 से 6, फिर 44वें संशोधन के द्वारा इसको द्वारा फिर क्या किया गया, 6 से वापस 5, लौट के फिर वापस आ गए, ठीक। 42nd अमेंडमेंट के द्वारा मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज को आपके शामिल किया गया सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे। 42nd अमेंडमेंट 1976 आर्टिकल 51 कैपिटल ए में इसको आपके शामिल किया गया। इसके द्वारा संविधान की प्रियम्बल में आपके परिवर्तन किया गया, बिल्कुल किया गया। प्रियम्बल में आपके 3 वर्ड कौन कौन से, ठीक, सोशलिस्टिक, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी, सॉरी सोशलिस्टिक, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, एंड इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड आपके इसी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा आपके जोड़े गए, ठीक। इसके द्वारा 7वीं अनुसूची में, 7वीं अनुसूची आपके इसमें संबंध किए गए, बिल्कुल सही बात है। 1 2 3 4 सारे इसके सही है। 29वें का आपका, ठीक, बिल्कुल सही। 7वीं अनुसूची के अंदर आपके डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर आपके इसमें ये कहा गया 7वीं अनुसूची में, जो इसमें जोड़ा गया, सेंटर के द्वारा स्टेट में आपके पैरामिलिट्री फोर्सेस भेजना, सेंटर के द्वारा स्टेट में पैरामिलिट्री फोर्सेस भेजने से आपके रिलेटेड थी 7वीं अनुसूची, ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट आगे समझना, नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30। अब क्वेश्चन नंबर 30 की अगर हम आपके बात करें तो निम्नलिखित कथनों पर आपके विचार करें, निम्नलिखित कथनों पर आपके विचार करें। तो क्वेश्चन नंबर 30 आपके क्या कह रहा है, किन कथनों पर विचार करने को कह रहा है, समझ लो जरा। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 आपके कह रहा है सड़क, नालियां, स्कूल, पानी के स्रोत, अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवनों और निर्माण का रखरखाव करना, ठीक है। स्थानीय कर लगाना, इकट्ठा करना, गांव के लोगों को रोजगार देने संबंधी सरकारी योजनाएं लागू करना। निम्न में से ग्राम पंचायत के कार्य पूछे आपके विलेज पंचायत के, तो विलेज पंचायत के कार्य सड़क, नाली, स्कूल, पानी के स्रोत व अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवनों का निर्माण और रखरखाव, सही है, बिल्कुल सही है। लोकल लेवल पर टैक्स लगाना, कलेक्ट करना, सही है। सरकारी योजना जितनी भी रोजगार देने से संबंधित है उन्हें गांव में लागू करना, बिल्कुल सही है आपके। क्वेश्चन नंबर 30 1 2 एंड 3, क्वेश्चन नंबर 30 का आपके 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3 ये सही है, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 देख लो जरा। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर आपके 31 क्या कहता है, पंचायती व्यवस्था में ग्राम पंचायत के बाद दूसरा स्तर विकास खंड का होता है, जिसे जनपद पंचायत या पंचायत समिति कहते हैं। पंचायती राज व्यवस्था की अगर हम आपके बात करें तो सबसे लोकल लेवल पे क्या होता है, विलेज पंचायत, बिल्कुल सही बात है, विलेज पंचायत। ब्लॉक लेवल पे आपके होता है क्या, ब्लॉक पंचायत या विकास खंड जिसे बोलते हैं ब्लॉक पंचायत या जनपद पंचायत या पंचायत समिति, इसी को बोलते हैं पंचायत समिति, ये भी बिल्कुल सही है, पंचायत समिति। और सबसे टॉप लेवल पे आपके होती है डिस्ट्रिक्ट पंचायत, डिस्ट्रिक्ट पंचायत। ये स्टेटमेंट आपकी सही है, बिल्कुल सही है। संविधान में दिए गए निर्देशों के आधार पर देश के हर राज्य ने पंचायत से जुड़े कानून बनाए, इसलिए पंचायत संबंधी कानून हर राज्य में आपके अलग अलग
हो सकते हैं। तो यहां याद रखना ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। जब 73rd अमेंडमेंट आया तो 73rd अमेंडमेंट में आपके कुछ तो मैंडेटरी प्रोविजन थे और कुछ वॉलेंटरी प्रोविजन थे। मैंडेटरी प्रोविजन तो सभी राज्यों के द्वारा मानना बाध्यकारी था, तो मैंडेटरी प्रोविजन में तो एक रूपता है, लेकिन जहां वॉलेंटरी प्रोविजन आपके आएंगे वहां आपके थोड़ा बहुत पंचायती राज में अंतर प्रत्येक राज्य के अंदर आ सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब आपके 1 and 2 बोथ आर राइट। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 के बाद अब आपके आता है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 आपके कहता है कि भारतीय संविधान के विषय निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 32। तो क्वेश्चन नंबर 32 की अगर हम आपकी बात करें, ठीक है, तो पहला ऑप्शन, यह सत्ता की निरंकुशता पर प्रतिबंध लगाता है। बिल्कुल सही बात है। तो दुनिया का हर संविधान यही कोशिश करता है कि जो आपके ऑटोक्रेसी है उस पर क्या लगाए, रिस्ट्रिक्शंस लगाए। ये सामाजिक बदलाव के लिए शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक साधन उपलब्ध कराता है, इसीलिए तो संविधान लाया जाता है। ठीक, प्रोवाइड्स पीसफुल डेमोक्रेटिक मीन्स फॉर सोशल चेंज। ये समाज के कमजोर वर्गों को उनका उचित हक दिलाने की शक्ति प्रदान करता है। बिल्कुल करता है, उपयुक्त सभी सही है। इसका कौन सा कथन सही है? ऑप्शन डी, सभी सही है इसके। तो 32 का आपके ऑप्शन जी, 32 का आपके ऑप्शन जी। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 आपके कहता है, क्या कहता है, भारत का संविधान एससी और एसटी के लिए विधायिका में आरक्षण का प्रावधान करता है। बिल्कुल करता है, सही बात है। ठीक, एससी एसटी की सीटों के लिए आपके रिजर्वेशन आपके लेजिस्लेटिव इलेक्शन में होता है डिलिमिटेशन कमीशन की सिफारिश पे। बिल्कुल सही है। परिसीमन आयोग आपकी सीटों को आपके रिजर्व करता है। भारत का संविधान एससी एसटी के लिए लोक नियोजन और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण संबंधी उपबंध करता है। बिल्कुल करता है। लोक नियोजन आर्टिकल 16(4) और शिक्षण संस्थान में आर्टिकल 15(5). ठीक है, तो ये है आपके क्या, ये तो दोनों सही है आपके। क्वेश्चन नंबर 33 का आपके बोथ आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33 का बोथ आर करेक्ट, यानी कि 1 and 2 बोथ। अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34। अब क्वेश्चन नंबर 34 की अगर हम आपकी बात करें, क्वेश्चन नंबर 34 की, क्वेश्चन नंबर 34 आपके ये कहता है कि भारत का संविधान धार्मिक समुदायों को शिक्षण संस्थान स्थापित करने का अधिकार देता है। बिल्कुल सही बात है। आर्टिकल 30 के तहत यह अधिकार दिया जाता है। बिल्कुल सही। राज्य धार्मिक संगठनों द्वारा चलाए गए शिक्षण संस्थानों को धन नहीं दे सकता, ये बिल्कुल गलत है। राज्य के द्वारा ही आपके इनको सहायता प्रदान की जाती है। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 34 का आपके आंसर ओनली 1। क्वेश्चन नंबर 34 1। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर होगा आपके ओनली 1। आगे समझना। क्वेश्चन नंबर 34 के बाद क्वेश्चन नंबर 34। ठीक है, धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता का भारतीय संदर्भ आपके क्या है? भारतीय संदर्भ क्या है? राज्य का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल गलत है। राज्य का धर्म से नजदीकी संबंध है, ये भी गलत है। राज्य धर्मों के बीच भेदभाव कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। राज्य धार्मिक समूहों के अधिकारों को मान्यता देता है। बिल्कुल सही है। राज्य की नजर में आपके सभी धर्म समान होंगे और सभी धर्मों को समान रूप से आगे बढ़ने का आपके अधिकार होगा। तो सभी धार्मिक समूहों को अधिकारों को आपकी मान्यता देता है स्टेट। क्वेश्चन नंबर 35 का डी। क्वेश्चन नंबर 35 का डी। अब क्वेश्चन नंबर आपके 36। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 की अगर हम आपकी बात करें, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 क्या है, कहता है क्वेश्चन नंबर 36,
बड़े नगरों का प्रशासन चलाने वाले संस्थान को नगर निगम कहते हैं और छोटे कस्बों का प्रशासन नगर पालिका चलाती है। बिल्कुल सही, सही लिखा है। आयुक्त और प्रशासनिक कर्मचारी, आयुक्त मतलब कमिश्नर और प्रशासनिक कर्मचारियों की सरकार नियुक्ति करती है जो कि पार्षद निर्वाचित होते हैं। बिल्कुल सही, ठीक, ये दोनों ऑप्शन सही है। तीसरा, पार्षद व पार्षदों की समिति विभिन्न शहरी मुद्दों पर निर्णय लेने का काम करते हैं जबकि उन्हें लागू करने का काम आयुक्त एवं प्रशासनिक अधिकारी आपके करते हैं। इसका मतलब ये भी, तीसरा भी बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है। 1 2 3 उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 36 डी, क्वेश्चन नंबर 36 का डी, ये आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 36 का डी। अब आते हैं आगे। इसके बाद में नेक्स्ट आगे समझना क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37। अब क्वेश्चन नंबर 37 अगर अब हम आपके देखें तो आपकी क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 37 को समझना। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37। तो क्वेश्चन नंबर 37 की अगर हम आपकी बात करें, ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 37, सरकार द्वारा ग्राम पंचायत का सचिव नियुक्त किया जाता है जो ग्राम सभा का सदस्य सचिव होता है। ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ग्राम पंचायत कई वार्डों में विभक्त होती है, प्रत्येक वार्ड अपना प्रतिनिधि चुनता है जो वार्ड पंच के नाम से जाना जाता है। ये भी सही है। सचिव का कार्य ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना, पंचायतों की चर्चा एवं निर्णय और इसका रिकॉर्ड रखना। 1 2 और 3 पंचायत सचिव के आपके यही कार्य होते हैं। 1 2 और 3 इसके आपके सारे ऑप्शन क्या है, सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपके 37 के आपके सारे ऑप्शन क्या है, सही है। अब इसके बाद में नेक्स्ट आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 38, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 आपके क्या कहता है ये समझ लें। क्वेश्चन नंबर 38 आपके कहता है निम्नलिखित युवाओं पर आपके विचार करें। यंग इंडिया गांधी जी, यंग इंडिया गांधी जी। तो यंग इंडिया की अगर हम आपकी बात करें, यंग इंडिया की अगर हम आपकी बात करें, यंग इंडिया यंग इंडिया आपके न्यूज़पेपर था किसका, महात्मा गांधी। यंग इंडिया आपके न्यूज़पेपर था आपके किसका, महात्मा गांधी का, ठीक है। दूसरा आगे याद रखना, नेक्स्ट जो आपको याद रखना, नेक्स्ट ये जो आपके सफरेज मूवमेंट है, सफरेज मूवमेंट, सफरेज मूवमेंट आपके ये फर्स्ट वर्ल्ड वार के आपके दौरान, फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान, फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान आपके यूएस और यूके की महिलाओं के द्वारा आपके चलाया गया आपके ये सफरेज मूवमेंट वोट देने के अधिकार को लेके, वोट देने के अधिकार को लेके, ठीक है। तो इसका मतलब आपके यंग इंडिया गांधी जी का न्यूज़पेपर है, ये सही है। यंग इंडिया आपके बिल्कुल सही है। सफरेज मूवमेंट ये भी सही है। इंग्लैंड में औरतों को वोट देने का अधिकार 1920 में नहीं मिला था, 1928 में मिला था, ये ऑप्शन गलत है। आर्टिकल 38 का 1 और 2, क्वेश्चन 38 का आपके 1 और 2 आपके सही है। क्वेश्चन 38 का आपके 1 और 2 सही है, 1 और 2 ये सही है, बाकी सब गलत। अब क्वेश्चन 38 के बाद में नेक्स्ट आता है क्वेश्चन आपके 39, क्वेश्चन नंबर 39। तो क्वेश्चन नंबर आपके 39, 38 के बाद अब आगे समझना। क्वेश्चन नंबर 39, तो क्वेश्चन नंबर 39 समझना। एफर्मेटिव एक्शन प्रोग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित में से विचार कीजिए। एफर्मेटिव प्रोग्राम के संदर्भ में विचार कीजिए। सबसे पहले तो एफर्मेटिव एक्शन प्रोग्राम की अगर हम आपकी बात करें तो एफर्मेटिव एक्शन प्रोग्राम इसे सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में आपके अपनाया गया, इसे समझ लें हम, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसे समझ लो आपके कि एफर्मेटिव आपके प्रोग्राम आपके, ठीक, इसका उद्देश्य आपके क्या है, ये आपके होता क्या है, ठीक है। एफर्मेटिव प्रोग्राम का उद्देश्य होता है समाज के डिप्राइव्ड, समाज के वंचित, समाज के
वंचित एवं कमजोर वर्ग के अधिकारों की रक्षा करना ही आपके कहलाता है सकारात्मक कार्य योजना या एफर्मेटिव एक्शन प्रोग्राम। तो एफर्मेटिव एक्शन प्रोग्राम आपके कहलाता क्या है? एफर्मेटिव एक्शन प्रोग्राम आपके क्या है? आपके ये सोसाइटी के डिप्राइव्ड और वीकर सेक्शंस के आपके राइट्स को प्रोटेक्ट करना ही एफर्मेटिव एक्शन प्लान आपके कहलाता है। ठीक, पहला तो आपके ये हुआ। अब दूसरा आगे ये रखना, नेक्स्ट जो आपको आगे समझना है, ये जो एफर्मेटिव एक्शन प्लान है इसको इंडिया में आपके अपना लिया गया था संविधान के साथ ही, यानी कि 26 जनवरी 1950 हमारे संविधान का भी आपके यही उद्देश्य था, और अमेरिका में इसे अपनाया गया है 1964। इसका मतलब इसे सबसे पहले अमेरिका में अपनाया गया, बिल्कुल गलत है, इससे पहले तो इंडिया में अपनाया जा चुका है। ठीक है, तो इसका मतलब एफर्मेटिव एक्शन प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो इसका 2 ऑप्शन ये इसमें सही है, 1 ऑप्शन गलत है। 2 ऑप्शन इसमें सही है, 1 ऑप्शन आपके गलत है। आर्टिकल 39। अब आते हैं हम आर्टिकल 39 के बाद आपके आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 आपके समझना, लोकतंत्र का मूलभूत विचार है कि लोग नियमों को बनाने में भागीदार बनकर खुद शासन करें। ठीक, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोगों की सीधी भागीदारी नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 40 समझो। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कि लोकतंत्र का मूलभूत विचार ही ये है भागीदारी, पार्टिसिपेशन, पब्लिक पार्टिसिपेशन, कि लोग नियमों को बनाने में भागीदारी बनकर खुद शासन करें। बिल्कुल सही है। प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोगों की सीधी भागीदारी नहीं होती, ये भी बिल्कुल सही है। पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से शासन होता है, 1 and 2 बोथ। क्वेश्चन नंबर 40 का सी, क्वेश्चन नंबर 40 का सी, दोनों ही आपके क्या है? सही है। क्वेश्चन नंबर 40 का आपके सी। अब इसके बाद में नेक्स्ट आगे समझना, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41। अब क्वेश्चन नंबर 41 तो आप बड़े आसानी से बता दोगे। इसमें पूछा है ग्राम पंचायत और जिला परिषद के बीच की पड़ी। ये तो है आपके जिला परिषद, ये है आपके ग्राम पंचायत, विलेज पंचायत, ये बीच में आपके रहेगी ब्लॉक समिति, सीधा सीधा। ठीक, क्लियर हुआ? ब्लॉक समिति, तो इसमें आपके क्या हो जाएगा? ब्लॉक समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42। भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। समय की आवश्यकता अनुसार संविधान में संशोधन किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। संविधान के बनाने वालों ने आपके जब संविधान बनाया तब ये सोचा कि आज की परिस्थिति में तो इस संविधान के प्रावधान सही है, लेकिन जैसे जैसे आपके समाज बदलेगा, अर्थव्यवस्था बदलेगी, ठीक है, तो लोगों की आवश्यकताएं बदलेंगी, उसके अनुसार हमें संविधान में परिवर्तन करना होगा। तो संविधान संशोधन की व्यवस्था आर्टिकल 368 में कर दी गई। संवैधानिक बात की एक से अधिक व्याख्याएं हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट समय समय पर आपके विभिन्न मैटरों की व्याख्या करता है और कई बार एक ही मैटर की आपके अलग अलग व्याख्या आपके हो जाती है। ठीक है, जैसे कि आपके एग्जांपल है। ठीक, बेरुवारी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रस्तावना संविधान का अंग है। ठीक है, तो आपके एक ही व्याख्या आपके अलग। भारतीय संविधान में कठोरता तथा लचीलेपन का उचित समन्वय, बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान आपके जीवंत दस्तावेज है। इसका मतलब यह कि हम परिवर्तनों को स्वीकार करते हैं, हम परिवर्तनों को स्वीकार करते हैं और परिवर्तनों को स्वीकार करना ही ये हमारी लाइफ स्टाइल है आपकी, इसलिए ये जीवंत दस्तावेज है। इसका मतलब आर्टिकल 42 का आपके आंसर आएगा दिल्ली। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 42 का आपके आंसर क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 42 आपके क्या होगा? डी। अब नेक्स्ट आपके आगे आता है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए ठीक कौन से समाहित आपके शामिल हैं? तो संविधान संशोधन तभी बताया आपको, आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 केवल
1। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपके अमेंडमेंट के लिए कौन सा अनुच्छेद है? ओनली 1। 43वें का ए, 43वें का ए, 43वें का ए। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा संशोधन शहरी स्थानीय निकाय या नगर पालिका से आपके संबंधित है? निम्न में से कौन सा संशोधन शहरी स्थानीय निकाय या नगर पालिका से संबंधित है? तो नगर पालिका से कौन सा है? 74वां संविधान संशोधन। ठीक, 74वें के द्वारा आपकी म्युनिसिपैलिटी को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस आपके दिया गया, म्युनिसिपैलिटी को, और 73वें के द्वारा आपके पंचायत को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस आपके दिया गया। 73वें के द्वारा पंचायत को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया। तो 44वें का आपके ए, 44वें का आपके ए। क्वेश्चन नंबर आपके 44वें के बाद 45वां, क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 आपके क्या कह रहा है? निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान पूर्वक विचार करें। करो विचार। लघु उद्योग, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, लघु उद्योग स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, स्वास्थ्य और साफ सफाई, हॉस्पिटल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, परिवार नियोजन, महिला बाल विकास, सामाजिक कल्याण, कमजोर तबके का कल्याण। कौन से विषय 11वीं अनुसूची में शामिल है? 11वीं अनुसूची में पंचायत के कार्य शामिल है, ये सब शामिल है इसमें। 1 2 3 4 5 सारे सही है ये। ठीक, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। ठीक, इसके बाद में आपके हेल्थ, सैनिटेशन, फैमिली प्लानिंग, सोशल वेलफेयर, वीकर सेक्शन वेलफेयर, ये सब पंचायत के कार्य में शामिल है। भारतीय संविधान को औपचारिक रूप से कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950। एनफोर्समेंट डेट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950। ठीक, नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में आपके फर्स्ट पॉइंट कहता है कि संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट में संसद के अलावा किसी अन्य निकाय या संविधान आयोग की कोई भूमिका नहीं होती। बिल्कुल सही कहता है। संविधान संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए आपके भेजा जाता है और राष्ट्रपति पुनर्विचार करने के लिए नहीं कह सकता। ये ऑप्शन आपके गलत है। ये आपके दूसरा क्या है? गलत है। ठीक, तो संविधान संशोधन विधेयक आपके जब प्रेसिडेंट के लिए आपके भेजा जाएगा तो राष्ट्रपति, याद रखना, पुनर्विचार करने के लिए नहीं कह सकता। अब इसको आप सोच लो पहले, कौन कौन से बिल पे आपके रिकंसिडरेशन के लिए आपके प्रेसिडेंट बोल सकता है। ठीक, तो रिकंसिडरेशन के लिए आपके याद रखना कि आपके मनी बिल अगर ये प्रेसिडेंट के पास गया है तो इसे पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति नहीं भेज सकता। ठीक, ये आपके बी ऑप्शन गलत है। इसका मतलब 47वें का आपका 47 केवल एक, ये आंसर सही है। 47 ए आंसर इसका सही है। 48 संविधान संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में इसे संसद के दोनों सदनों से स्वतंत्र रूप से विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक, सही है। दोनों सदनों में राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं, गलत, इसका भी ए। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पे आपके जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन नहीं है। संविधान संशोधन विधेयक पर दोनों हाउस को आपके इक्वल पावर आपके मिली होती है। संविधान संशोधन विधेयक पर आपके दोनों हाउस को इक्वल पावर आपके मिली होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगर आपके दोनों हाउस में संविधान संशोधन बिल पर सहमति नहीं है तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आपके लैप्स हो जाएगा। अब इसके बाद आपके क्वेश्चन नंबर 49, संविधान में राज्यों को प्राप्त शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से आपके कौन से कथन सत्य हैं? निम्नलिखित में से आपके कौन से कथन सत्य हैं? ठीक है, समझना।
संघीय संरचना, फेडरल सिस्टम में राज्यों की शक्तियां केंद्र सरकार की दया पर निर्भर करती हैं, बिल्कुल गलत। फेडरल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जहां पावर का कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्ट्रीब्यूशन होता है सेंटर और स्टेट के बीच में, गलत है। जब तक आधे अधिक राज्यों की विधान पालिकाएं संदर्भ में किसी संविधान संशोधन विधेयक को पारित नहीं कर देती तब तक वह संशोधन प्रभावी नहीं माना जाएगा, बिल्कुल सही बात है आपकी। ठीक, ऐसा कोई भी प्रोविजन आपके जो राज्य सूची को आपके प्रभावित कर रहा है, तो आपके जब तक आधे से अधिक राज्यों की विधानसभाएं पारित नहीं करेंगी तब तक आपके नहीं माना जाएगा। संशोधन के लिए आधे से अधिक राज्यों के अनुमोदन और राज्य विधान पालिकाओं की साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है, ये भी सही है, 2 and 3, ये बिल्कुल आपके सही है। क्वेश्चन नंबर 49 का 2 and 3 सही है, 1 गलत है, 1 गलत है। ठीक, अब आते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर आपके 50। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 को समझना बात। संविधान का 15वां संशोधन क्या है आपके, क्या कहता है 15वां संशोधन? ठीक, 15वां संशोधन आपके 1963 में आपके ये हुआ और 15वें संशोधन में न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष आपकी कर दी गई है, बिल्कुल आपकी सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा संविधान का आपके 55वां संशोधन, संविधान का 55वां संशोधन, संविधान का आपके जो 55वां संशोधन है ये आपके 1986 में आपके हुआ था और इसमें आपके सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में वृद्धि की गई, ये भी सही है, 1 and 2, बोथ आर करेक्ट, बोथ आर करेक्ट। ठीक है, तो ये हमने आपके देखा, क्या देखा हमने आपके जीएस एनसीईआरटी ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज डिस्कशन नंबर 2। ठीक है, तो ये जो आपके टेस्ट सीरीज है ये आप ले चुके हैं तो अच्छी बात है, नहीं ली आप चाहते हैं आपके फ्रेंड सर्कल में कोई भी ले और इस डिस्कशन को देखे और जीएस की अपनी समस्याओं का समाधान करे। ठीक है, तो आपके अभी भी इस टेस्ट सीरीज पे ही ऑफर चल रहा है 99 रुपीज में 99 टेस्ट, ये ऑफर आपके अगले टेस्ट पे फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम एक बार फिर अगले टेस्ट के डिस्कशन में, तब तक